This channel is for entertainment purpose only. We do not support any spiritual or superstitious activities. ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। कोकण के हरे भरे गांव में एक पुराना कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। इस कुएं के बारे में कई भयानक कहानियां थीं, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि कुएं में एक भूतनी का वास है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। कहानी के अनुसार कई साल पहले गांव की एक युवती कविता को उसके ससुराल वालों ने दहेज न लाने के कारण इस कुएं में धक्का दे दिया था। उसकी आत्मा तब से कुएं के पानी में भटक रही थी। वह हर अमावस्या की रात उन लोगों को अपनी चपेट में लेती थी जो कुएं के पास जाने की हिम्मत करते थे। राहुल, एक शहर का युवक, अपने दोस्तों के साथ कोकण गांव घूमने आया था। उसे गांव की रहस्यमय कहानियां और डरावनी जगहों का पता लगाने में मजा आता था। जब उसने शापित कुएं की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे उस कुएं के पास न जाने की सलाह दी, लेकिन राहुल ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। उसने अपने दोस्तों को अमावस्या की रात कुएं के पास जाने के लिए मना लिया। दोस्तों ने पहले मना किया, लेकिन राहुल की जिद के आगे हार गए। अमावस्या की रात आधी रात के करीब राहुल और उसके दोस्त उस कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, देखो, कुछ नहीं है यहां, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जैसे ही राहुल ने कुएं के अंदर झांका, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी पीठ पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कुएं से एक औरत की धीमी, करुण आवाज आई, मुझे बचाओ। राहुल ने दोस्तों को कहा कि आवाज एक गूंज मात्र है, लेकिन उसके दोस्त डर से सहम गए और वापस जाने की जिद करने लगे। तभी कुएं के पानी में हलचल होने लगी। कुएं के अंदर से एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत बाहर निकली। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। राहुल के दोस्त डर कर भागने लगे, लेकिन राहुल जड़वत खड़ा रहा। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और भूतनी ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। वह जितना पीछे हटने की कोशिश करता, उतना ही पास खींचा जाता। दोस्तों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास गए, उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना कोहरा छा गया। उनकी चीखें भी वहीं दबकर रह गईं। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास राहुल और उसके दोस्तों के बैग और जूते पड़े देखे, लेकिन उनमें से किसी का भी कोई अता पता नहीं था। कुएं का पानी लाल हो चुका था, मानो उसमें खून घुल गया हो। गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उन्होंने उसके चारों ओर पत्थर और मिट्टी डालकर उसे सील कर दिया। लेकिन कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस कुएं के पास से करुण आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि राहुल और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, लेकिन गांव वालों का मानना है कि वे सभी कविता की आत्मा के शिकार बन गए। आज भी वह आत्मा उस कुएं में फंसी हुई है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। कुएं को बंद करने के बाद भी गांव वालों का डर खत्म नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में कुएं के पास रोने और चीखने की आवाजें सुनी। गांव के एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने किसी औरत को अपने घर की खिड़की के पास खड़े देखा था। गांव में हो रही इन घटनाओं से हर कोई सहम गया, लेकिन कुएं का रहस्य एक बार फिर चर्चा में आया जब गांव के मुखिया का बेटा अयान, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, छुट्टियों में गांव लौटा। अयान को अपने पिता के डर और गांव वालों की कहानियां मूर्खतापूर्ण लगती थीं। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं साबित करूंगा कि इस कुएं में कुछ नहीं है। अयान ने कुएं को दोबारा खोलने की योजना बनाई। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने अगले दिन गांव के कुछ मजदूरों के साथ मिलकर कुएं के ऊपर रखे पत्थरों और मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कुआं खुला, अजीब चीजें होने लगीं। मजदूरों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें घूर रहा है। कुएं के पास हवा अचानक ठंडी हो गई।
लेकिन अय्यान ने इन संकेतों को अनदेखा किया और खुद कुएं के अंदर झांकने लगा। कुएं के पानी में उसे एक औरत का अक्स दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी पानी से एक सफेद हाथ निकलकर उसकी कलाई पकड़ लिया। अय्यान ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा। कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे फिर जगाया है, अब इस गांव को मेरी सजा भुगतनी होगी। कुएं से निकलती सफेद धुंध ने चारों ओर अंधकार फैला दिया। अय्यान के साथ मौजूद मजदूर भागने लगे, लेकिन वे धुंध में खो गए। गांव के बाकी लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन चीखें और अजीब आवाजें हर कोने से सुनाई देने लगीं। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो गांव में सन्नाटा था। कुएं के पास सिर्फ अय्यान का जला हुआ शव मिला। उसके चारों ओर राख से बने निशान थे, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया गया हो। उस घटना के बाद गांव में डर का ऐसा माहौल बना कि लोग वहां रहना छोड़कर जाने लगे। जो लोग रुके वे रहस्यमयी तरीकों से गायब होने लगे। अब कोकण गांव वीरान हो चुका है। लोग कहते हैं कि वहां रात में सफेद साड़ी पहने औरत गांव की गलियों में घूमती है। अगर आप उसकी आवाज सुन लें और पलट कर देखें तो वह आपको भी अपने साथ कुएं में खींच ले जाएगी। कहते हैं उस कुएं का पानी अब भी लाल है और कविता की आत्मा अब भी इंतजार कर रही है कि कोई उसे इस श्राप से मुक्त करे। लेकिन गांव के पास से गुजरने वाला हर राहगीर सिर्फ एक बात कहता है, कभी मत रुको, वरना तुम भी उस कुएं का हिस्सा बन जाओगे। कोकण गांव के वीरान होने के कई साल बाद एक समूह के नौजवानों ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उनके लीडर कबीर एक साहसी और तार्किक व्यक्ति था। वह अंधविश्वास को चुनौती देना चाहता था और इस शापित कुएं के रहस्य को उजागर करने के लिए उत्साहित था। कबीर अपने दोस्तों नैना, अर्जुन और विक्रम के साथ गांव पहुंचा। चारों के पास कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और अन्य आधुनिक तकनीक थी। उन्होंने तय किया कि रात भर गांव में रहकर इस कुएं की सच्चाई सामने लाएंगे। शाम होते होते चारों ने गांव का मुआयना किया। हर घर खंडहर में बदल चुका था। दीवारों पर अजीब से निशान थे जो तांत्रिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करते थे। जैसे जैसे अंधेरा घिरा, गांव में अजीब सी खामोशी फैल गई। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। नैना ने कैमरे से कुएं की रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक धुंधली आकृति दिखने लगी जो आंखों से गायब थी। अर्जुन ने कहा, यह सब सिर्फ कैमरे का ग्लिच है। लेकिन नैना की बेचैनी बढ़ रही थी। रात के ठीक 12 बजे कबीर ने कुएं का निरीक्षण शुरू किया। उसने कुएं में झांका और वहां से अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ पानी के नीचे की आवाजें हैं। तभी कुएं से ठंडी हवा का एक तेज झोंका निकला और चारों के कैमरे और उपकरण बंद हो गए। अर्जुन ने कुएं के पास लगे पत्थरों पर खून जैसे धब्बे देखे। वह डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन कबीर ने उसे शांत रहने को कहा। अचानक कुएं से सफेद धुंध उठी और कविता की आत्मा प्रकट हुई। वह लाल आंखों और बिखरे बालों के साथ हवा में तैर रही थी। उसने चीखते हुए कहा, क्यों आए हो यहां? क्या मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाने आए हो? कबीर ने साहस दिखाते हुए उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है? कविता की आत्मा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मेरे कातिलों का खून इस कुएं में नहीं बहेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन अब इस गांव का हर इंसान जा चुका है। तुम्ही ने मुझे जगाया है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कविता ने हवा में तैरते हुए विक्रम को अपनी चपेट में ले लिया। उसने चीखते हुए मदद मांगी, लेकिन उसके शरीर को कुएं के अंदर खींच लिया गया। नैना और अर्जुन डरकर भागने लगे, लेकिन गांव की गलियां अब अजीब तरीके से बंद हो चुकी थीं। कबीर ने हिम्मत करके कुएं के पास रखा एक तांत्रिक चिन्ह उठाया और कविता की आत्मा को रोकने की कोशिश की। उसने अनजाने में वह मंत्र बोलना शुरू किया जो उसने दीवारों पर लिखे देखा था। लेकिन वह मंत्र कविता को शांत करने के बजाय उसे और क्रोधित कर गया। कविता की आत्मा ने चीखते हुए कहा, अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। तुमने मेरी आत्मा को और भी अशांत कर दिया है। उसने कुएं से निकलती लपटों से चारों ओर आग फैला दी।
अर्जुन और नैना उसकी चपेट में आ गए और कबीर का कैमरा जलते हुए गिर गया। अगली सुबह गांव पूरी तरह राख में तब्दील हो चुका था। सिर्फ कबीर का कैमरा सही सलामत था, जो एक राहगीर को मिला। कैमरे में रिकॉर्डिंग में कविता की आत्मा की भयानक चीखें और दोस्तों की मदद के लिए पुकारें कैद थीं। उस घटना के बाद कोकण गांव का नाम हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दिया गया। कोई नहीं जानता कि क्या कविता की आत्मा अब भी कुएं में कैद है या वह पूरी तरह आजाद हो चुकी है। लेकिन कहते हैं कि जो भी उस क्षेत्र के पास जाता है उसे रात में चीखें और हंसी सुनाई देती हैं। कोकण गांव में हुई घटना ने उस क्षेत्र को हमेशा के लिए कुख्यात बना दिया। अब वहां जाने का साहस कोई नहीं करता था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कबीर का कैमरा, जो पूरी घटना का गवाह था, एक अनजान व्यक्ति के हाथों में आ गया। यह व्यक्ति एक पैरानॉर्मल रिसर्चर समीर था। समीर ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और उसे यकीन हो गया कि कोकण गांव का कुआं साधारण स्थान नहीं है। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसने तय किया कि वह कविता की आत्मा को मुक्त करने के लिए गांव जाएगा। समीर ने अपनी टीम के साथ विशेष उपकरण, तांत्रिक मंत्रों की पुस्तकें और पूजा सामग्री लेकर गांव की ओर रुख किया। जब समीर और उसकी टीम गांव पहुंची तो उन्हें तुरंत अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा भारी थी और हर कदम के साथ अजीब सी आवाजें कानों में गूंजने लगीं। गांव पूरी तरह वीरान था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। समीर ने कुएं के पास पहुंचकर पूजा शुरू की। उसने तय किया कि वह कविता की आत्मा को बुलाएगा और उसे मुक्त करने की कोशिश करेगा। जैसे ही समीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुएं से सफेद धुंध उठने लगी। कविता की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और क्रोधित लग रही थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से जगाया है। अब इस गांव का हर कोना तुम्हारे खून से रंग दूंगी। समीर ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। तुम्हारा बदला पूरा होगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कविता ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे कातिलों का खून चाहिए, लेकिन अब वे जीवित नहीं हैं। ये श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता। अब हर कोई जो इस कुएं के पास आएगा वह मेरी भूख मिटाएगा। कविता की आत्मा ने समीर की टीम को अलग अलग दिशा में तितर बितर कर दिया। एक एक करके हर सदस्य उसकी चपेट में आ गया। कोई कुएं में गिर गया, कोई अजीब छायाओं में गायब हो गया। समीर ने आखिरी कोशिश के तहत मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी कविता ने उसे हवा में उठा लिया। कविता ने ठंडी और गूंजती आवाज में कहा, मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता। ये गांव अब मेरे श्राप का हिस्सा है और तुम भी। समीर की चीखें कुएं के भीतर समा गईं। सुबह होते ही समीर और उसकी टीम का कोई निशान नहीं बचा। बस उनके उपकरण और एक अधूरी रिकॉर्डिंग मिली। उस घटना के बाद कोकण गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। राहगीरों ने सफेद साड़ी पहने औरत को सड़कों पर चलते देखा। कुछ का कहना था कि उन्होंने कुएं से आती करुण पुकारें सुनी। अब यह माना जाने लगा कि कविता का श्राप सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं रहा। वह हर उस जगह फैल चुका था जहां उस कुएं की कहानियां सुनाई देती थीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो भी इस रहस्यमयी कुएं के बारे में जानने की कोशिश करता है, वह या तो लापता हो जाता है या उसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो जाती है। कुएं के पानी का रंग अब काला हो चुका है और वहां से गुजरने वाले हर राहगीर को बस एक सलाह दी जाती है, उस कुएं के पास मत जाना। जो वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अब कोकण गांव और उसका कुआं सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच बन चुका है जो हर किसी को सिहरने पर मजबूर कर देता है।